मैं पद्मा दुबे पंडित सुंदरलाल शर्मा की प्रपौत्री और रांची में रहती हूँ, उनके कर्म भूमि में। और यहीं मेरा ससुराल भी है। मेरे पति श्रीमान मनीष दुबे जी, जो खड़मा वाले हैं, वो लोग यहीं गाछूरा के पास जो गांव है खड़मा, वहीं वाले हैं। हमारे ससुर जी टीचर थे, तो हम लोग यहीं रांची में बस गए हैं। मेरे पिताजी तो टीचर थे वो, और काफ़ी साल पहले मेरी शादी हुई, उसके 6 महीने बाद वो गुजर गए। और लंबा समय हो गया उनको गुजरे हुए भी। और माँ तो बचपन से ही नहीं है, मतलब हम लोग 5-6 साल के थे तब के। माँ नहीं है, और पिताजी थे वो भी मेरी शादी के समय गुजर गए, तो माँ बाप दोनों ही नहीं हैं अभी। दादी दादा लोग थे, वो लोग काफ़ी टाइम तक हम लोग का मतलब वो किए, पालन पोषण देख रेख जो भी बोले तो दादी दादा लोग ही किए हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा के सबसे बड़े वाले लड़के नीलमणि शर्मा जी, उन हमारे दादा, उनके बड़े लड़के चंद्रशेखर शर्मा, और उसके बाद मेरे पापा। तो ऐसा है कि हम लोग चौथी 5वीं पीढ़ी हैं। और सुंदरलाल शर्मा जी के दो लड़के और 5 लड़कियां। तो जो बड़े वाले लड़के थे नीलमणि शर्मा जी, जिन्होंने मतलब उनकी लाइब्रेरी को खड़ा करने में काफ़ी मदद किया, उनके कई पुस्तकों का संपादन भी किया, छपवाया भी उनको। तो वो काफ़ी कम उम्र में ही गुजर गए, वो 21 साल की उम्र में। पहले शादी जल्दी हो जाती थी, इसलिए बच्चे हो गए थे 2, हमारे दादाजी और उनकी एक बहन। और वो काफ़ी कम उम्र में, वो बनारस से पढ़ के आए थे उस टाइम में, 21 साल की उम्र में। और उन्होंने पंडित सुंदरलाल शर्मा के लाइब्रेरी को, जो आज जो उनका शक्ल है, मतलब जिस हिसाब से अभी बचा हुआ है, तो ये रूप देने में उनका ही हाथ है। सुंदरलाल शर्मा जी लिखते थे, मगर और अपने क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहते थे। और उनको जो पुस्तकों का जो संरक्षण, संवर्धन, जो प्रकाशन, और जो बाहर से पुस्तकें मंगवाना, ये सब काम ना वो उन्होंने बहुत कम उम्र में, 21 साल की उम्र में तो चले गए वो, मगर उस 21 साल की उम्र में भी वो ऐसा कुछ कर गए हैं कि उनको मतलब इतिहास हमेशा याद रखेगा, ऐसा काम कर गए हम। बेसिकली जो मतलब जो पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, वो उनके माता पिता जो बाहर से आए हुए थे, यूपी से। हम लोग तो छत्तीसगढ़ियाँ, अब यहाँ पैदा हुए सुंदरलाल शर्मा जी तो चमसूर, ये कांकेर राजा की जो रियासत था, उसमें उनके पिताजी थे जियालाल और जीवनलाल, 2 भाई थे। तो उनके दोनों में से बच्चा सिर्फ एक ही था, सुंदरलाल शर्मा, दोनों भाई में से। जियालाल तिवारी का एक लड़का था पंडित सुंदरलाल शर्मा, और उसके एक भाई का कोई बच्चा नहीं था। तो 2 माँ बाप के मतलब बड़े लाडले ही बेटे थे। और वहाँ जब राजा के यहाँ जो वहाँ उनका मतलब काम था, कांकेर वाले रियासत में, तो वहीं काम करते थे। 1800 एकड़ जमीन था, 18 गांव था यहाँ हमारा आसपास, मतलब चमसूर के आसपास जो 18 गांव थे, सब में 100-100 एकड़ जमीन था। और बताते हैं, हमारे दादाजी की जुबानी सुने हैं हम लोग की, हमारे घर में उस टाइम लोहे की तिजोरी रहती थी, उसमें सोने का ईंट, मतलब हमारे दादाजी के टाइम तक उनको वो सब देखे हैं। वो सोने का 2-2, 3-3 किलो का ईंट, और 10-20 की संख्या में, मतलब इतनी संपन्नता थी कि ज़्यादा खाने वाला कोई था नहीं, इकलौते पुत्र थे सुंदरलाल शर्मा 2 माँ बाप में। तो उनको काफ़ी आज़ादी थी, और संपन्नता भी थी, और उनको स्कूल नहीं भेजा गया ज़्यादा, लाडले होने के कारण, पढ़ने के लिए। तो जितनी भी भाषाएं उन्होंने सीखी, उर्दू, बंगला, उड़िया, छत्तीसगढ़ी तो खैर हमारी मातृभाषा है, तो वो तो सीखी जाती, हिंदी, इंग्लिश। तो उनको घर में जो शिक्षक बुला के ना, उनको घर में ही शिक्षा दी गई। उनके पास कोई प्रमाण पत्र ऐसा नहीं था कि ये यहाँ पढ़े हैं, ऐसा वाला। तो ऐसा उनका बचपन गुजरा। उनके बाद देवमती नाम की लड़की से उनकी शादी हुई। ऐसा हुआ कि उनका मानसिक स्थिति ऐसा था, इधर ये आंदोलन, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में भी कूद पड़े वो। उसके बाद वैसे तो उनकी कर्म भूमि रही राजिम ही रही, तो इसमें अछूत उद्धार के लिए उन्होंने गांधी जी से पहले काम किया। गांधी जी जब कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 में जब यहाँ पहुंचे राजिम, तो उनसे पूछे कि क्या गतिविधि आपकी, आप क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि मैं अछूत उद्धार, जैसे ये सतनामी लोगों का, उनका अलग घाट, पानी पीने के लिए अलग व्यवस्था, उनको छुआ मानना, मंदिर में नहीं घुसने देना। तो ये सब ऐसी मतलब सामाजिक विकृतियां थी, जिनको ठीक करने के लिए वो मतलब गांधी जी से पहले प्रयास कर रहे थे। तो गांधी जी ने मतलब बोला उनको कि आप मेरे गुरु हो,
मैं इस हिसाब से और इस दिशा में ये मतलब जो सामाजिक असमानता है उस चीज़ के बारे में मैं सोच ही नहीं पाया था। अब आज से मैं भी करूँगा करके। वो उनको अपना गुरु बोले और यहाँ से जाने के बाद उन्होंने भी अछूत उद्धार का काम शुरू किया। तो यहाँ जो राजू लोचन मंदिर है, राम मंदिर है, किसी भी मंदिर में एसटी एससी लोगों का मतलब वर्जित था जाना। उनके दर्शन करने के लिए एक अलग सा कटघरा जैसे बनाया गया था, तो वो लोग बाहर से ही भगवान का दर्शन करके वहीं से जाते थे, मंदिर में उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता था। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी एक दिन मतलब ऐसा हुआ कि सारे ब्राह्मण लोग उनको छोड़ दिए कि भाई हम लोग इतना छुआछूत मानते हैं, हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता ऐसी है, हम ब्राह्मणों को मतलब ऐसा रहता कि सबसे ऊंची जाति, और उस जमाने में तो ऐसा रहता था ना, छुआछूत बहुत काफी हद तक था उस टाइम में। तो ब्राह्मणों का जो समाज था वो पूरा पंडित सुंदरलाल शर्मा को छोड़ चुका था, इसीलिए कि तुम मतलब ये गलत काम कर रहे हो, इनको क्यों बढ़ा रहे हो आगे, ये कैसे मंदिर में जाएंगे, ये कैसे इनके साथ हम एक घाट में पानी पियेंगे, एक घाट में नहाएंगे। तो ये सब गलत चीज है करके पूरे ब्राह्मण लोग उनके साथ खाना पीना आना जाना, यहाँ तक कि बेटी देना बेटा देना, ये सब भी शादी वादी वाला सिस्टम भी सब बंद कर चुके थे। तो काफी लंबे समय तक चला ये सब, मगर वो तब भी अपने उसमें मतलब अपने जो करना था, जो उनका लक्ष्य था, उनको उन्होंने पूरा किया। मंदिर में वो सतनामियों को पूरे इधर का जो मतलब इस एरिया का मतलब ये छुरा राजीव विधानसभा के पूरे सतनामियों को इकट्ठा करके राजीव लोचन मंदिर में, राम मंदिर में, सब में वो लेके गए अंदर। अंग्रेजों की शासन के समय मतलब ऐसा था कि वो जो पुलिस वाले थे उनको गोली मारने के लिए तैयार बंदूक ताने खड़े थे, तुम कैसे अंदर जाओगे करके, और ब्राह्मण लोग भी। इतना विरोध के बाद भी वो उन लोगों को 8,000 रहे होंगे पूरे सतनामी समाज के लोग, उनको लेके अंदर पूरा घुसाए वो मंदिर में। तब से मतलब ये हुआ कि मंदिर में अब सारे लोग समानता की दृष्टि से, जो इंसान है वो मंदिर जा सकता है भगवान के पास, इस दृष्टि से मतलब सारे लोग जानने लगे। उसके पहले तक बहुत खराब स्थिति थी। वो ना अकेले थे इसलिए काफी स्वच्छंद थे, अपने मर्जी के मालिक जैसे, उनको जो करना है वो करके ही रहते थे। चाहे मतलब माँ बाप परिवार समाज इसकी चिंता किए बिना ही वो कूद पड़ते थे और उसको मतलब पूरा पूर्ण रूप देते थे। जिस भी चीज में जिसको लक्ष्य बनाए हो उसको पूरा कर ही लेते थे। तो बचपन से अब एक मतलब इकलौते पुत्र थे, इसलिए माँ बाप ज्यादा उनको रोक टोक नहीं करते थे। उनका स्वयं का वो था कि वो बचपन से ही मतलब एक समाज सुधारक ज्यादा थे राजनीतिज्ञ से ज्यादा। वो समाज की जो विकृतियां थी उस टाइम में तो बहुत विकृत था हमारा समाज। उनके समय में जब वो पैदा हुए होंगे, बड़े हुए होंगे, तो ये सब उनको देख के ना बहुत खलता था। जैसे लड़का लड़की में जो भेद करते थे वो भी उनको बहुत अखरता था। और ऐसे जैसे था कि समाज में जो बलि प्रथा थी, ऐसा ये सब जो जो भी उनको गलत लगता था ना, वो उसके विरोध में खड़े हो जाते थे। तो उनको ऐसा लगता था कि वो मतलब राजनीति एक ऐसा था, उस समय तो हमारा देश आजाद नहीं था, तो भी राजनीति में आके बहुत कुछ कर सकते हैं। वो मेन स्वतंत्रता संग्राम के लिए और समाज सुधार के लिए ही मतलब उनका अवतरण हुआ समझो दुनिया में। और वो अपने मतलब जितने दिन भी जिए वो अपने इस लक्ष्य को पूरा कर पाए लगता है मेरे को। शुरुआती दौर में तो वही जो मतलब वो उनको साहित्य में भी बहुत रुचि थी, वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मतलब जो ऐसा कोई काम नहीं है जो उन्होंने चाहा ये करूंगा करके और नहीं कर पाए, ऐसा कुछ भी नहीं था उनकी जिंदगी में। तो वो लिखने पढ़ने में साहित्य के माध्यम से पहले तो वो जो छत्तीसगढ़ी दान लीला, जो छत्तीसगढ़ी पहला काव्य है वो, मतलब उसके पहले छत्तीसगढ़ी में नहीं लिखा जाता था। सबसे पहला ग्रंथ है वो जो छत्तीसगढ़ी में लिखा गया। उसके पहले तक छत्तीसगढ़ी भाषा में कोई भी पुस्तक नहीं लिखी गई थी। तो उसको लोगों ने काफी पसंद किया। उसके बाद भी उन्होंने बहुत मतलब 16-17 किताबें लिखी। एग्जैक्ट तो मैं आपको नाम नहीं बता पाऊंगी। राजीव लोचन महत्तम है, प्रहलाद पदावली, ऐसे करके ध्रुव चरित्र, ऐसा करके उनकी बहुत सारी पुस्तक हैं। कई तो अप्रकाशित ही रह गई, जितना नीलमणि शर्मा जी ने जो जिसका प्रकाशन करवाया उतने का तो प्रकाशन हो पाया। और कई उनका ऐसा है कि पांडुलिपि भी था, वो अप्रकाशित ग्रंथ है जो लिख चुके थे, वो पूर्ण नहीं हो पाया अब वो। और साहित्यकार के रूप में भी वो मतलब ऐसा था कि काफी ऊंचा स्थान था उनका। और वो जितना लिखने में वो किए, जितना पॉलिटिक्स में, समाज सुधार में, तीनों में वो पूरा अपना बराबर टाइम देते थे। ये जो लाइब्रेरी अपन जहाँ भी बैठे हैं, ये एक मतलब
ऐसा जगह है यहाँ पे ये स्वतंत्रता आंदोलन के लिए योजनाएं बनाई जाती थी उनके द्वारा बैठ के, और उन तीनों का ऐसा रहता था ना, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सब मिल के और बहुत अच्छे से अपनी अपनी जगह में सब बहुत अच्छे से काम करते थे। और मुझे जहाँ तक याद है कि ये मतलब यहाँ योजनाएं बनती थी इस लाइब्रेरी में। मतलब इस लाइब्रेरी का महत्व उस टाइम में पढ़ने का बहुत ज़्यादा वो नहीं था। लाइब्रेरी इस उद्देश्य से बना कि ये अपन ऐसा जगह बनाते हैं जहाँ की पुस्तक कापी रहे, पढ़ने के लिए लोग आ रहे हैं ऐसा लगे। वास्तव में यहाँ जो मतलब वो था, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए योजनाएं बनाई जाती थी। इंफॉर्मेशन सेंटर हाँ, जहाँ की बैठ के मतलब इस तरह की चर्चाएं की जा सकें और जो भी आगे करना है उनकी रणनीति बनाई जा सके, इस टाइप का जगह था ये लाइब्रेरी। दिनचर्या तो सामान्य जैसे लोगों की रहती है उनका, मगर क्या है कि उनका कहीं कभी यहाँ जाना है, जेल में भी रहे काफी टाइम वो, तो जेल किस समय गए थे वो? डेट तो नहीं पता मेरे को, मगर जेल वो 3 बार गए पूरे अपने जीवन काल में, 3 बार उनको जेल जाना पड़ा। और जेल में भी खाना उनके लिए घर से जाता था, वो जेल का खाना नहीं खाते थे। चाहते थे कि वो छत्तीसगढ़ राज्य चाहते थे पहले तो छत्तीसगढ़ राज्य बने, छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा मिले, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ी में लिखना शुरू किए करने वाले पहले मतलब साहित्यिक व्यक्ति थे जिन्होंने लिखा छत्तीसगढ़ी में। तो अभी तक तो छत्तीसगढ़ी अब राजभाषा नहीं बन पाई, छत्तीसगढ़ी राज्य तो अपना बन गया है और उनका एक सार्थक प्रयास जो अछूतोद्धार का रहा। तो आज हम देखते हैं कि पूरी समानता है, कोई भी किसी व्यक्ति को जाति के नाम से उसको वो नहीं कर सकता। छुआछूत का आधार जो था वो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया उन्होंने। और हमारे परिवार से जितने भी लोग हुए सुंदरलाल शर्मा के बाद, नीलमणि शर्मा जी रहते उनके बड़े लड़के, तो ये मतलब दृश्य जो ऐसा है आज, ये कुछ और होता है ऐसे लगता है। उनके अंदर थी क्षमता कि वो उस चीज को आगे बढ़ा पाते। उसके बाद हमारे परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो मतलब जो सुंदरलाल शर्मा की जो सोच थी, उनके बहुत काफी बड़ा परिवार रहा उनका, 5 लड़कियां 2 लड़के और उनके भी फिर बच्चे, ऐसा करके पत्र व्यवहार उनका गांधी जी के साथ मतलब चलते रहता था। और कंडेल नहर सत्याग्रह में भी पत्र व्यवहार से ही उनका जो वो हुआ। और वो बोले कि यहाँ आओ मैं मुझे लेने करके, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा गए भी कंडेल नहर सत्याग्रह के लिए गए, छत्तीसगढ़ इधर, और जहाँ कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ वहाँ उधर, और पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ भी, रायपुर में बड़ी सभा हुई तो सब उस सब के दौरान पंडित सुंदरलाल शर्मा गांधी जी के साथ ही रहे पूरे पूरे टाइम। और मतलब गांधी जी मतलब यहाँ आना मतलब पंडित सुंदरलाल शर्मा का ही प्रयास था जो वो छत्तीसगढ़ में आए उस टाइम में। स्वतंत्रता आंदोलन तो उस टाइम जोरों पे चल ही रहा था, वो पूरा भारत घूम घूम के गांधी जी अपना वो कर ही रहे थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा के आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया कि भाई आपकी यहाँ जरूरत है, यहाँ किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, तो यहाँ सत्याग्रह करना है अपने को, तो आप आओ। तो वो बोले, फिर ये लाने गए, फिर आए भी, रहे भी 2-3 दिन जहाँ तक रायपुर में। जो किताबें मंगाते थे पूरी दुनिया से और भारत से, ज़्यादातर बंगाल से, इधर महाराष्ट्र से, जहाँ से भी किताबें आती थी सब जगह से किताबें आई हैं। मतलब ऐसा है कि कहीं का भी नहीं होगा पुस्तक, पूरे इंडिया से पुस्तक आई है, बाहर से विदेश से भी पुस्तकें हैं यहाँ पर। सीधा बोलते थे, भले किसी को बुरा लगे मगर घुमा फिरा के बात नहीं करते थे, बहुत मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं जिसको, ऐसा बोलते थे। और काफ़ी आकर्षक व्यक्तित्व था उनका। मतलब पोशाक भी थी जो सोने का बटन उस टाइम, मतलब ऐसा शेरवानी पहनते थे, उसमें सोने का बटन 18 ठो बटन ऐसे लगा रहता था, 16-17 ठो शेरवानी जो पहनते थे, धोती पहनते थे। उनका रहन सहन, पहनाव ओढ़ाव मतलब एकदम उसमें ब्राह्मणत्व झलकता था। एक लाठी भी रखते थे अपने पास, जो जगन्नाथिया लाठी बोलते हैं ना, वो लाठी हमेशा अपने साथ में रखते थे। और गलत चाहे कोई भी करे, चाहे उनके माता पिता हो, चाहे परिवार हो, समाज हो, पत्नी हो, तो वो मतलब उस टाइम में वो ये नहीं देखते थे कि कोई मेरा है या फिर गलत करने वाला कोई बाहर का है, वो उसको जैसा एक्शन लेना रहता उनको वो लेते थे। वो किसी की भी गलती उनके लिए मतलब बर्दाश्त नहीं थी, जो गलत है उनके लिए वो गलत ही है, चाहे घर का हो बाहर का हो। मतलब डबल स्टैंडर्ड नहीं था उनका उनके लिए। पता नहीं लोगों को पता है कि नहीं है, रोपा पद्धति जो अभी अपन रोपा से धान बोते हैं, ये जो रोपा पद्धति है ना, जापान से वो पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा लाया गया था छत्तीसगढ़ में। उसके पहले तक कहीं भी रोपा पद्धति नहीं था।
और रोपा वाला काम शुरू किए। और ऐसा बोलते हैं कि अब उनका एकदम पर्सनल है ये, और उनकी शादी जिनसे हुई उसके बाद उनकी कोई प्रेमिका थी, उनके ऊपर उन्होंने मतलब ये जो छत्तीसगढ़ी दान लीला में जो राधा कृष्ण का जो प्रेम वाला वो जो लिखे हैं, तो ऐसा सुनने में मतलब हमारे दादा लोग बताते थे कि उनकी कोई थी प्रेमिका, उसके ऊपर मतलब वो साहित्य सृजन का जो काम और जो ये प्रेम रस में श्रृंगार रस में जो लिखे हैं वो मतलब उसी के ऊपर था, ऐसा बोलते हैं। भैया मेरे को एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, मेरे को सुनी हुई बातें हैं। अब हम तो 5वीं 6वीं पीढ़ी हैं, तो जो सुना है वही बता सकते हैं। मतलब ऐसा था कि उनका जीवन ही एक आदर्श जीवन है, और साहित्य के क्षेत्र में भी उनका योगदान ऐसा है कि जो मतलब आज 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 भी लिखते हैं लोग। छत्तीसगढ़ी में बहुत सारे लिखने वाले हो गए हैं आज। छत्तीसगढ़ी साहित्य काफी समृद्ध हुआ है हमारा, मगर जड़ तो सुंदरलाल शर्मा जी ही हैं, ऐसा लगता है मेरे को, क्योंकि वो बीज नहीं रोपते वहां पर कि इसमें लिखा जा सकता है छत्तीसगढ़ी में। तो हो सकता है कि आज भी हम छत्तीसगढ़ी में बोलने और लिखने में शर्म महसूस करते, ऐसी स्थिति होती। तो उन्होंने अपनी मातृभाषा के लिए, मातृभूमि के लिए और परिवार के लिए उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, क्योंकि उनके पास उतना समय नहीं रहा, क्योंकि उनकी बाहरी गतिविधियां इतनी थी कि वो मतलब परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं वो कर पाए। और वो ऊंचे सोच के व्यक्ति थे। परिवार तो हर कोई पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो तो स्वार्थी होता है, जो अपने सिर्फ अपने परिवार, अपने बीवी बच्चे के लिए सोचता है। उन्होंने समाज के लिए सोचा, देश के लिए सोचा, साहित्य के लिए सोचा। तो उनकी सोच ऊंची थी और उनका व्यक्तित्व तो काफ़ी बड़ा है। मैं शब्दों में तो नहीं बांध पाऊंगी, मगर जितना बोल पाई मैंने कह दिया आपसे। उनका जन्म से ही मतलब ऐसा रहा ना कि कोई आदमी बड़े होने के बाद जब वो होश संभालता है, 16-17 साल का होता है, तब वो अपने कर्म भूमि में आता है, तब वो कुछ कर पाता है। और उन्होंने जन्म से ही सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ा। जो बलि प्रथा थी, उनके जन्म के लड़के के जन्म होने पर जो बलि दिया जाता था, वो उन्होंने बंद करा दिया। अपने 5 साल के होने के बाद ऐसा कुछ देने का कुछ नियम था, तो बोले मेरे जन्म में बलि देना ही नहीं है। तो हमारी सामाजिक परंपरा है, कैसे करेंगे। माँ बाप लोग चिंतित हुए, मगर वो अड़ गए कि नहीं, मेरे जन्म के बाद बलि देना ही नहीं है करके। तो उनका ऐसा था कि उनका जीवन का मुख्य उद्देश्य मतलब ईश्वर ने उन्हें दुनिया में इसलिए भेजा था कि वो कुछ उतने कम समय में बहुत कुछ अच्छा कर पाए। क्योंकि इंसान तो बहुत सारे पैदा होते हैं दुनिया में, आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, मगर इंसान को तो मतलब आड़ा मास का शरीर है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। जो विचार है इंसान के और जो कार्य हैं, उसी में वो जिंदा रहता है। तो आज हम लोग यहाँ बैठ के पंडित सुंदरलाल शर्मा को जो वो काम किए हैं, उसमें वो जिंदा हैं आज भी, और उनको आज नहीं, आज से 1000 साल बाद भी उनको याद किया जाएगा। तो उनका काम ऐसा था कि मतलब समाज के प्रति ऐसा नहीं था कि सेल्फ सेंटर्ड नहीं थे, अपने परिवार के लिए ही सोचते। इतना जमीन था, आराम से सोने का ईंट था 10-20 ठो उस टाइम में। तो मतलब ऐसा था कि जितनी संपत्ति थी उसमें बहुत ऐशो आराम से जी सकते थे वो। उनको वो नहीं पसंद था ऐशो आराम, मतलब सुख सुविधा जो जीवन में वो वैसा चाहते थे। तो हर इंसान यही चाहता है आज के डेट में कि उसके पास पैसा रहे, ऐशो आराम रहे, नौकर चाकर रहे, माँ बाप रहे। तो वो सब था। उसके बाद भी ये सब जो वो सोच पाए समाज के लिए, दुनिया के लिए, परिवार के लिए, अपने देश के लिए। देश आज गुलाम था, तो देश के लिए भी उन्होंने मतलब ऐसा सोचा कि हमारा देश आज़ाद होना चाहिए। वो मरते दम तक लड़े। हालांकि आज़ादी हमें मतलब उनके जाने के बाद मिली, मगर वो जब तक जीवित है तब तक उस आज़ादी की लड़ाई में एकदम सक्रिय भूमिका में रहे। वो कभी भी उससे पीछे नहीं हटे। सारी संपत्ति चली गई, उसके बाद भी वो आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे। स्वतंत्रता आंदोलन में ही काफ़ी मतलब जितनी संपत्ति थी, हमारे 1800 एकड़ जमीन मतलब काफ़ी संपत्ति होती है। तो वो सब वो एक एक करके बेच बेच के, मतलब ऐसा है कि आज की डेट में हमारे पास अभी जो बची हुई संपत्ति है वो 30-35 एकड़ जमीन मात्र बची है 1800 एकड़ में। उन्होंने पूरा स्वतंत्रता आंदोलन में पूरा पूरा झोंक दिया, अपना तन मन धन बोलते हैं ना, वो तो पूरा समाज सुधार, स्वतंत्रता आंदोलन में, दोनों में वो तुरंत खत्म कर चुके थे। जो भी बचा था वो भी काफी विवादित था, मतलब लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी के बाद थोड़ा बहुत जो मिला है वो अभी मिला। और सुंदरलाल शर्मा जी का जो आखिरी का उनका जीवन था,
वो काफ़ी कष्टदायक रहा। उनका मतलब इतना इतना नाम और इतना काम करने के बाद मतलब वो काफ़ी एकाकी हो गए, अकेले हो गए, परिवार वाला भी कोई साथ नहीं दिया और साहित्य जगत से भी कोई साथ नहीं दिया, राजनीति से भी कोई साथ नहीं दिया। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनके इतना मतलब समाज और राजनीति और परिवार के लिए करने के बाद आखिरी समय में उनके पास एक भी व्यक्ति नहीं था। केवल मेरे दादाजी जो चंद्रशेखर शर्मा जी थे ना, वो उनके साथ रहते थे गाँव में और वो बताते थे दादाजी हमारे कि उनकी ऐसी कंडीशन थी कि वो एक धोती बची थी लास्ट मोमेंट में जब वो खत्म हुए उसके पहले, तो वो सुबह जब उस धोती को मतलब सुई धागा से सिल के पहनते थे तो शाम तक वो धोती दूसरे कहीं और जगह से फट जाती थी।